गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 12th के बायोमॉलिक्यूल चैप्टर के लेक्चर 5 प्रोटीन के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई रहे, आज का टॉपिक हमारा प्रोटीन है। प्रोटीन के बारे में आज हमें बातचीत करनी है। आपको मालूम होगा तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमने 4 टॉपिक पढ़ने के बारे में बातचीत किया था। पहला कार्बोहाइड्रेट था, दूसरा प्रोटीन था, तीसरा विटामिन था और चौथे नंबर पर पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले टॉपिक पर आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे प्रोटीन, यानी कि हमारा पहला टॉपिक तो इंट्रोडक्शन था, दूसरा था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमने मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड तीनों को सेपरेट करके पढ़ाया। अभी हम लोग प्रोटीन पर डिस्कशन करना आज शुरू करेंगे। तो जरा देखिएगा, प्रोटीन हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो लाइन टू लाइन हम एनसीईआरटी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो जरा गौर से सुनिएगा, प्रोटीन में हमें आज क्या बातचीत करनी है। वैसे भी हमने पहले भी आपसे कहा था कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये दो ही टॉपिक हमारे ऐसे हैं जो काफी मेजर पार्ट कंटेन करते हैं। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स हैं वो हमारे ज्यादा मेजर पार्ट कवर नहीं करते हैं, वो थोड़े थोड़े पोर्शन में है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। प्रोटीन सबसे बड़ा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट के बाद। तो हम लोग आज की क्लास में करेंगे प्रोटीन की बात। जरा गौर से सुनिएगा। पहले जो प्रोटीन की रिस्पेक्ट में बातें आपको शुरुआती दौर में दिखाई दे रही हैं वो बिल्कुल बेसिक सी बात है, उसमें कुछ आपको अलग से नहीं पढ़ना है। जैसे सबसे पहली चीज आपको बताया गया, प्रोटीन्स आर द मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम। लाइन टू लाइन रीड करना होगा बेटा, यानी हमारे लिविंग सिस्टम के लिए प्रोटीन बहुत ही ज्यादा जरूरी बायोमॉलिक्यूल है। चीफ सोर्स यानी इसको हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, मिल्क, सीज, पल्स, पीनट्स, फिश, मीट एटसेट्रा, यानी इन सभी चीजों में क्या होता है, ऐसे ये हमारे इनटेकिंग आइटम्स हैं जिसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रोटीन सबसे ज्यादा पाई जाती है। दे ऑकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। आपको पता होगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में आपने सुना था सेल के अंतर्गत। तो कहा यह गया कि ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल पार्ट को डेवलप करने का काम करते हैं और इसीलिए हम कह सकते हैं ये सेल का फॉर्मेशन करते हैं। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। अगर प्रोटीन की हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट क्या है तो हम कहते हैं ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए, दोनों के लिए रिक्वायर्ड है, जरूरी है। द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस विच मीन्स प्राइमरी और प्राइम इंपॉर्टेंस। अब हमें समझ में आया किससे बना है, ये प्रोटियोस से बना हुआ है और इसका प्राइम इंपॉर्टेंस मीनिंग होती है, यानी कि जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो है प्रोटीन। अब हमारे लिए जो सबसे मेन लाइन है वह है प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, यानी कि एमिनो एसिड का पॉलीमर क्या होता है, प्रोटीन होता है। यानी एमिनो एसिड्स मोनोमर कहे जाएंगे। एमिनो एसिड पॉलीमर और मोनोमर क्या होता है, हम कहते हैं कि अगर कोई एक यूनिट, कोई मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाए और उसको रिपीट करते चले जाएं और आपस में इंटरलिंक करके एक बड़ी चेन बना देंगे तो वह पॉलीमर होगा। और जो पॉलीमर है, पॉली मतलब ढेर सारे, मर मतलब यूनिट, और मोनो मतलब सिंगल, मर मतलब यूनिट, यानी कि जो एक यूनिट होता है ना पॉलीमर जिससे बना हुआ है, जिसके रिपीटिंग यूनिट से पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है वो मोनोमर कहलाता है। यानी जो सिंगल यूनिट है, जैसे एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड आपस में कंबाइन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और एक लॉन्ग चेन बन जाएगी, उसी को हम पॉलीमर नाम देते हैं। इसका मतलब एमिनो एसिड मोनोमर हो गया और एमिनो एसिड से जो हम मिलाकर एमिनो एसिड को जोड़कर जो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं वह पॉलीमर हो गया। यानी कि इस केस में प्रोटीन हमारा पॉलीमर है और यह किसका पॉलीमर है, एमिनो एसिड का। इसका मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन एमिनो एसिड से होता है, यानी एमिनो एसिड एज अ मोनोमर काम में आ रहा है। यानी एमिनो एसिड जैसे मोनोमर को हम आपस में इंटरलिंक कर करके एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं और वही चेन हमारी पॉलीमर कहलाती है। इसमें एमिनो एसिड मोनोमर है और जो हमारा प्रोटीन बनेगा वो पॉलीमर है। अब हम बात करेंगे एमिनो एसिड के बारे में, यानी कि अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया कि एमिनो एसिड किसे कहते हैं। अभी तक हम जो बातचीत कर रहे थे वह बात हमारी हो रही थी प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन का काम खत्म हो गया। अब बात हमारी होगी एमिनो एसिड किसे कहते हैं। गौर से सुनिएगा, बड़ा जानदार टॉपिक है। कहा गया कि अगर हम एमिनो एसिड के बारे में आपसे डिस्कस करें कि व्हाट इज एमिनो एसिड, तो बड़ी प्यारी बात है और इसमें ये मत सोचिएगा कि आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाई जा रही है, रीडिंग करा, ऐसा नहीं है। इसमें अगर ऐसा कुछ सोचेंगे तो आपको वो भी नहीं करेगा। एकदम आसान सी बात है, इसमें एक एक लाइन पर फोकस करना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत जोरदार है। कहा गया एमिनो एसिड कंटेन एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड आपको दे दिया जाए, एमिनो ग्रुप मतलब जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो और कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब जिसमें COOH हो,
यानी कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो NH2 ग्रुप और COOH दोनों को कंटेन करता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम एमिनो एसिड कहते हैं। यानी एमिनो एसिड्स कंटेन एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप बोथ, यानी एमिनो एसिड के अंदर एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों कंटेन करने की क्षमता पाई जाती है। इधर देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप with respect to carboxyl group the amino acid can classified as alpha beta gamma delta। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एमिनो ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में एमिनो ग्रुप किस जगह पर प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। पहली बात तो ये समझना है कि कोई भी ऐसा कार्बनिक कंपाउंड जिसमें NH2 और COOH दोनों प्रेजेंट हो तो उसे हम एमिनो एसिड कहेंगे। अब कहा गया COOH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उसी कार्बन से एमिनो ग्रुप भी जुड़ा है, जैसे ये COOH है, ये जिस कार्बन से जुड़ा था उसी से NH2 भी जुड़ गया, इसका मतलब इस कार्बन जिस कार्बन से कार्बोक्सिल कनेक्टेड है उसी से NH2 भी कनेक्टेड है, तो इसे अल्फा एमिनो एसिड कहेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप अगर दोनों एक ही कार्बन से कनेक्टेड होंगे तो उसे हम अल्फा एमिनो एसिड कहेंगे। अब कहेंगे कि अगर मान लो इस कार्बन से ना कनेक्ट होकर के इस कार्बन से ये NH2 कनेक्ट हो जाता तो इसे हम बीटा एमिनो एसिड कहेंगे। यानी COOH को हम प्रायोरिटी देंगे, COOH से जुड़ने वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला बीटा, बीटा से जुड़ने वाला गामा, गामा से जुड़ने वाला डेल्टा। अगर अल्फा से NH2 जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा एमिनो एसिड हो गया, अगर बीटा से NH2 जुड़ेगा तो बीटा एमिनो एसिड हो गया, गामा से NH2 जुड़ेगा तो गामा एमिनो एसिड। इस तरह से अल्फा बीटा गामा और डेल्टा के बारे में हम बातचीत करते हैं। आपको एक बात सबसे पहले ये ध्यान रखनी है कि अल्फा एमिनो एसिड का मतलब ये हुआ कि अगर एक ही कार्बन से कार्बोक्सिल भी जुड़ा है और उसी कार्बन से एमिनो ग्रुप भी जुड़ा है, अगर कार्बोक्सिल और एमिनो ग्रुप दोनों सेम कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम एमिनो एसिड कहते हैं और अल्फा एमिनो एसिड उसका नाम होगा। आगे चलते हैं। अब इसके नॉमेनक्लेचर या नेमिंग सिस्टम, जैसे ये एमिनो एसिड का एग्जांपल आपको दिया गया, अब हम इसके सिस्टम पर चलते हैं कि ये कैसा होता है। ठीक है, अब कहा यह गया कि सबसे पहले ये हम बताते हैं कि ट्राइवियल नेमिंग इसके अंदर, अल्फा एमिनो एसिड्स हैव ट्राइवियल नेम्स व्हिच यूजुअली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड और इट्स सोर्स। एक ट्राइवियल नेमिंग भी आ गई। ट्राइवियल नेमिंग जैसे IPSC कॉमन नेमिंग, एडवांस IPSC आप पढ़ते, वैसे ट्राइवियल नेमिंग हुआ करती थी कि जो उसके उत्पत्ति के बेसिस पर, यानी कि किसी चीज को आप कहां से प्राप्त कर रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, या तो उसके फंक्शन के बेसिस पर हम उसका नाम लिखते थे, यानी सोर्स के बेसिस पर या तो उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम उसकी नेमिंग करते थे, उसी को हम ट्राइवियल नेम कहते थे। देखिए ट्राइवियल नेम लिखा ना, तो उसको हम ट्राइवियल नेम कहते थे। तो जो ग्लाइसिन है उसकी प्रॉपर्टी होती है ये स्वाद में मीठा होता है, स्वीट टेस्ट है, इसके बेसिस पर हमने इसका नाम ग्लाइसिन दिया और इस ग्लाइसिन को हम अल्फा एमिनो एसिड के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर हम केमिकली देखें तो इसका नाम अल्फा एमिनो एसिड है और इसे हम ग्लाइसिन भी कहते हैं। सेम टू सेम वैसे ट्रायोसिन भी है, ठीक है, वह चीज से ऑब्टेन्ड हुई तो उसको ट्रायोसिन कहते हैं। अच्छा ठीक है, इसके सोर्स के बेसिस पर, अच्छा एक बात आपको ये समझनी है कि उसके बाद नया चीज आया आपके लिए कि ट्राइवियल नेमिंग क्या होती है। कहा गया किसी कंपाउंड के सोर्स के बेसिस पर या उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर, जो प्रॉपर्टी वो शो कर रहा है उसका नाम दिया गया। यानी ट्राइवियल नेमिंग एमिनो एसिड के केस में उसके एलिमेंट या कंपाउंड के सोर्स और उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर दिया जाता था। पहले क्या हुआ था, पहले के समय में यह था कि 3 लेटर सिंबल आया। जैसे ग्लाइसिन है वह एक एमिनो एसिड है, तो ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड है तो उसके 3 लेटर को, शुरुआती 3 लेटर को हम उसका सिंबल मान लेते थे। जैसे ग्लाइसिन का सिंबल शुरुआती दौर में GLY दिया गया, ये देखिए ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन का सिंबल क्या दिया गया, GLY। एलानिन है, इसका सिंबल ALA, वैलिनिन है तो VAL, ल्यूसीन है तो LU, इस तरह से इसका सिंबल दिया गया। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि बाद में 3 लेटर सिंबल का कॉन्सेप्ट हटाकर 1 लेटर सिंबल आया। यानी कि एमिनो एसिड जितने भी थे उनके लिए शुरुआती दौर में उनका नाम ट्राइवियल नेमिंग के बेसिस पर पड़ा। ट्राइवियल नेमिंग क्या है, जो उसके सोर्स के बेसिस पर या उसके हम प्रॉपर्टी के बेसिस पर उसका नाम दिया गया। जो नाम उसका दिया गया वो ट्राइवियल नेम था और कहा गया कि वो उसके नाम के बेसिस पर उसका सिंबल दिया गया, यानी कि उसके नाम के बाद उसके
उसको हम पहचानने के लिए 3 लेटर सिंबल पद्धति का उपयोग किए। तो 3 लेटर सिंबल में बेटा 3-3 लेटर को हम एक साथ लिखते थे और उसी को हम उसका सिंबल माने। बाद में ये सिंबल बदल कर 1 लेटर कोड हो गया, यानी एक लेटर में हम उसका सिंबल लिखना शुरू किए। तो ग्लाइसिन का सिंबल G हो गया, एलेनिन का A हो गया, यानी कि फर्स्ट लेटर को हम सिंबल के तौर पर एज्यूम करने लगे। ये तो हो गया सिंबल की कहानी। इस तरह से बहुत 20 हमें एमिनो एसिड का सिंबल दिया गया। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। बहुत जानदार टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। बुक आपके बोर्ड पर चल रही है, आप वहां भी देखते चले। आपके पास बुक होगी तो आप वहां भी देखें। क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बताऊंगा वही एग्जाम में आना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड में यह बताया गया कि एमिनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ द एमिनो ग्रुप। ध्यान रखें, एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के नंबर के बेसिस पर एमिनो एसिड को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। यानी कि एमिनो ग्रुप कितना प्रेजेंट है और कितना कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप और नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। इस बेसिस पर एमिनो एसिड को क्या किया गया? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट आया एसिडिक एमिनो एसिड, दूसरा पार्ट आया बेसिक एमिनो एसिड और तीसरा पार्ट आया न्यूट्रल एमिनो एसिड। जैसा कि आप जानते हैं कि एमिनो ग्रुप जो होता है, एमिनो ग्रुप बेटा वह क्या है? वह बेसिक नेचर का है। NH2 बेसिक नेचर का हो गया और COOH एसिडिक नेचर का हो गया। तो कहा यह गया कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड आपको मिले जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा हो, यानी नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा हो एमिनो ग्रुप के कंपैरिजन में, तो उसे हम एमिनो एसिड में एसिडिक एमिनो एसिड कहेंगे। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर एमिनो ग्रुप से ज्यादा हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? एसिडिक एमिनो एसिड कहेंगे। अगर NH2 ग्रुप का नंबर COOH वाले से ज्यादा हो जाए तो उसे हम बेसिक एमिनो एसिड कहेंगे। और अगर जितना एमिनो ग्रुप है उतना ही कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो जाए तो उसे हम न्यूट्रल एमिनो एसिड का नाम देते हैं। यानी हमारे पास 3 तरह के एमिनो एसिड मार्केट में है, एक एसिडिक है, एक बेसिक है, एक न्यूट्रल है। एसिडिक एमिनो एसिड किसे कहेंगे? जिसमें नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप एमिनो ग्रुप के रिस्पेक्ट में ज्यादा होंगे। जैसे मान लो कोई एक कंपाउंड है, उसमें मान लो 2 कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है और 1 एमिनो ग्रुप लगा है। अगर 2 कार्बोक्सिल है और 1 एमिनो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा हो गया एमिनो ग्रुप के रिस्पेक्ट में, इसलिए उसे एसिडिक एमिनो एसिड कहोगे। मान लो फिर एक कंपाउंड आया, उसमें 2 एमिनो ग्रुप है, 1 कार्बोक्सिल है, तो एमिनो ग्रुप ज्यादा हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप कम हो गया, तो उसे हम बेसिक एमिनो एसिड कहेंगे। और मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है जैसे ग्लाइसिन हो गया, 1 एमिनो ग्रुप है, 1 कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसका मतलब वह आपका न्यूट्रल एमिनो एसिड हो गया। इसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद फिर सवाल आया कि एमिनो एसिड के 2 क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, फिर कहते हैं एमिनो एसिड को फर्दर क्लासिफाई किया गया उसके सिंथेसाइजिंग के बेसिस पर, यानी उसके प्रोडक्शन के बेसिस पर, यानी हमारे बॉडी में, हमारे डाइट में उसका क्या रोल है इसके बेसिस पर। तो कहा गया एमिनो एसिड को फर्दर 2 पार्ट में फिर क्लासिफाई करते हैं, एक को इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं, एक को नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। ध्यान से सुनना, ये हर साल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, हर साल CBSE बोर्ड में आता है क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। ये देखिए यहां लिखा, द एमिनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर नोन एज नॉन इसेंशियल। ध्यान रहे, उल्टा मत लिखना, हर साल क्वेश्चन पेपर में आता है। कहा गया कि नॉन इसेंशियल किसे कहते हैं? कहें कि जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है, जो जिसका प्रोडक्शन हमारे बॉडी में स्वयं हो रहा है, जिसकी हमें बाहर से जरूरत नहीं है, वो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है। नॉन इसेंशियल किसे कहेंगे? जिसकी हमें जरूरत बाहर से इंटेक, डाइट के थ्रू इंटेक करने की जिसकी जरूरत नहीं है, जो हमारे बॉडी में खुद ब खुद प्रोड्यूस हो रहा है, वह नॉन इसेंशियल है। और इसेंशियल क्या है? जो जरूरी है, जो हमारे बॉडी में नहीं बनता, जिसको हम फूड मटेरियल के माध्यम के, डाइट के माध्यम से हम इंटेक करते हैं, उसे हम इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। यानी जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे बॉडी में जिसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसको हम बाहर से इंटेक करते हैं, वह हमारा इसेंशियल एमिनो एसिड है। और जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम बाहर से इंटेक नहीं करते हैं, वह नॉन इसेंशियल है। 2 तरह के एमिनो एसिड हमारे सिलेबस में थे, वो भी हमने आपको बता दिया।
ये इसेंशियल नॉन इसेंशियल बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आया एमिनो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए कहा गया यूजुअली कलरलेस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कलरलेस है, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन होने का मतलब कि इसमें क्या होता है कि इसके बीच में बॉन्डिंग अच्छी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा भी कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम क्रिस्टलाइन कहते हैं। वाटर सॉल्युबल है, पानी में आसानी से डिजोल्व हो सकता है, और आप ये भी जानते हैं कि पानी में वही डिजोल्व होता है जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, तो ये बना सकता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, भाई क्रिस्टल है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी ही होगी। कहा गया बिहेव लाइक सॉल्ट रेदर देन सिंपल एमीन आर कार्बोक्सिलिक एसिड। कहा गया कि ना यह एमीन की तरह शो करता है बिहेवियर, ना ही कार्बोक्सिल की तरह यह सॉल्ट की तरह बिहेवियर शो करता है। क्यों नहीं करेगा सॉल्ट की तरह? जब इसमें एमिनो ग्रुप भी है, कार्बोक्सिल भी है, एसिडिक भी है, बेसिक भी है। जब एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट हैं तो ये सॉल्ट के जैसा ही तो बिहेवियर शो करेगा, क्या एसिड और बेस के जैसा थोड़ा ना शो करेगा। This behavior is due to the presence of both acidic and basic groups in the same molecule। अब कहा गया एक बड़ी प्यारी बात इन्होंने लिखी, सुनना। जो भी बच्चे देख रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जो इसमें बता रहा हूं वही आएगा, गारंटी है, उससे बाहर कुछ आ नहीं सकता। ये चैप्टर ही ऐसा है। In aqueous solution, the carboxyl group can lose a proton and amino group can accept a proton डाइपोलर आयन नोन एज ज्विटर आयन। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आया। क्या आया है? व्हाट इज ज्विटर आयन? ज्विटर आयन किसे कहते हैं? कहा यह गया जैसे यह एक एमिनो एसिड आपको दिया गया, कार्बन के साथ NH2 है, COOH, ठीक है, यह एक एमिनो एसिड आपको दिया गया। अब कहा यह जा रहा कि अगर यह एक एमिनो एसिड आपके सामने मौजूद है तो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसका बॉन्ड टूटेगा, तो यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा। यह H प्लस निकल कर यहां चला आता है तो ये देखो NH3 प्लस बन गया और ये कार्बोनेट आयन बन गया, COO माइनस, ठीक है, सॉरी कार्बोनेट नहीं, COO माइनस बन गया। तो हमने कहा कि ये COO माइनस हो गया और ये हमारा क्या बन गया? NH3 प्लस, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप का H प्लस लूज हुआ, NH3 ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी ये हमारा एसिडिक हो गया, ये बेसिक हो गया, इसने H प्लस लूज किया, इसने H प्लस गेन किया, इसी को हम क्या कहते हैं? ज्विटर आयन कहते हैं। आप कहोगे क्वेश्चन में पूछता है इन एक्वस सॉल्यूशन एमिनो एसिड कैन फॉर्म ज्विटर आयन, इफ यस देन जस्टिफाई इट। तो आप लिखोगे एमिनो एसिड कैन फॉर्म ज्विटर आयन बिकॉज एमिनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट H प्लस, दैट्स amino group can accept H plus and carboxyl group have tendency to lose H plus in aqueous medium, that's why dipolar ion formed which is known as Zwitter ion। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है बेटा, तो एकदम आंख मूंद कर हमारी बात पे भरोसा कर लीजिए कि ज्विटर आयन फिर पेपर में आएगा और ये आपको बना करके लिखना पड़ेगा। और अगर पूछा गया ज्विटर आयन क्या होता है तो यह एक डाइपोलर आयन है जो एमिनो एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालने से प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब हम एमिनो एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो एमिनो ग्रुप H प्लस को एक्सेप्ट करता है और कार्बोक्सिल ग्रुप H माइनस को लूज करता है, इसलिए यहां पर ज्विटर आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे चले, देखिए आगे बताया गया इन ज्विटर आयोनिक फॉर्म। अगर हम ज्विटर आयोनिक फॉर्म की बात करें, एमिनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर एज दे रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। यहां से बहुत क्वेश्चन बनता है। देखिए अगला क्वेश्चन आया, कहा गया एमिनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, एक्सप्लेन वाई या जस्टिफाई इट, ऐसा क्वेश्चन आया। कहा गया कि एमिनो एसिड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जस्टिफाई करिए कैसे? तो आप कहोगे एमिनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। बस आंसर हो गया। एमिनो एसिड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं क्योंकि एमिनो एसिड के अंदर एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करने की क्षमता पाई जाती है, यानी कि आप कहोगे एमिनो एसिड कैन रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस बोथ, दैट्स व्हाई एमिनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से ये बना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नहीं बनता। कहा गया एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताया गया, वहां से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बड़ा प्यारा सवाल है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसे अभी तो आपने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पढ़ करके आए थे ना थोड़ी देर बाद, अब एक और लिंकेज आ रहा है जिसका नाम है पेप्टाइड लिंकेज। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ये बताया कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, यानी कि अगर हम एमिनो एसिड्स को आपस में जोड़ते चले जाएं
तो क्या बनेगा, एक प्रोटीन बनेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी प्रोटीन पाई जाती है वो एमिनो एसिड के आपस में जुड़ने से बनी है। कहें हाँ, एमिनो एसिड को हम आपस में कंबाइन करते हैं तभी जाकर के प्रोटीन बनती है। जरा सुनिएगा, कहा यह गया कि एमिनो एसिड्स को, अल्फा एमिनो एसिड्स को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के दौरान वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है और एक CONH बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, CONH। तो CONH को क्या बोलते हैं, अरे भाई कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो जो CONH बॉन्ड बनता है उसी को हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। जैसे आपने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ रहे थे, ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ रहे थे ना, वैसे ही एमिनो एसिड आपस में एक दूसरे से CONH बॉन्ड से जुड़ते हैं और CONH बॉन्ड को हम पेप्टाइड लिंकेज के नाम से जानते हैं। आइए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। ये देखिए अल्फा एमिनो एसिड आपको मिल गया, एक CH2 है, उसी से COOH भी लगा है, NH2 भी लगा हुआ है। आप देख रहे हैं ये न्यूट्रल कंडीशन है क्योंकि जितना एमिनो ग्रुप है उतना ही कार्बोक्सिल ग्रुप है। वही कहानी यहां पर है, लेकिन यहां पर इस हाइड्रोजन की जगह पर CH3 लगा दिया है, एलेनिन है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा रहने दो ही आपके यहां है। अब हमने कहा इसका OH और इसका H दोनों बाहर निकल जाएगा। जब इसका OH इसके H के साथ बाहर निकलेगा तो -H2O बनेगा। H2O का रिमूवल होगा तो बेटा ये CONH बॉन्ड बन गया कि नहीं बना, और CONH बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ये पूरा जाकर जुड़ जाएगा। अब हम जानते हैं ये ग्लाइसिन था तो इसको ग्लाइसिल एलेनिन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्लाइसिल एलेनिन। और इसको ग्लाई अला पढ़ते हैं, GLY 3 लेटर सिंबल, एलेनिन ALA, तो ग्लाई अला भी पढ़ते हैं। अब ये तो हो गई हमारी प्रोटीन के फॉर्मेशन की बात, यानी कि यह क्वेश्चन यहां पर यह समझ में आया कि एमिनो एसिड्स आपस में जुड़कर प्रोटीन बनाते कैसे हैं, ये बात हम आपको समझाते ऐसे हैं जैसा यहां बताया गया। अब कहा गया कि पेप्टाइड लिंकेज हमें समझ में आ गया। कहते हैं कि अगर दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो उसे डाई पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे, 3 जुड़ेंगे तो ट्राई, 4 जुड़ेंगे तो टेट्रा, 5 जुड़ेंगे तो पेंटा। इस प्रकार से हम पेंटा पेप्टाइड लिंकेज या हेक्सा पेप्टाइड लिंकेज इस तरह से पढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये तो लिंकेज की कहानी हो गई, कितने कहां पर जुड़ रहे हैं, ठीक है, उस बेसिस पर हम इसको पढ़ पाते हैं। अब जरा इसमें थोड़ा सा और आगे चलें तो प्रोटीन को हम फिर क्लासिफाई करेंगे। आगे जरा 1 मिनट यहां से आप पढ़ करके देखिए क्या लिखा गया। इंसुलिन के बारे में बताया गया कि इंसुलिन जो आप प्रोटीन के बारे में सुने होंगे, इंसुलिन के बारे में, वह 51 एमिनो एसिड को आपस में जोड़ने से बनता है। इंसुलिन कैसे बनेगा, 51 एमिनो एसिड। तो वैसे भी आपको समझ में आ गया कि 51 बार पेप्टाइड लिंकेज हो रहा है। उसके बाद प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। प्रोटीन को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक को फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं और एक को हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। ये देखिए, दूसरा ग्लोबुलर। सुनिएगा, फाइब्रस प्रोटीन क्या होती है, अगर हम पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड समझ रहे हो, पॉलीपेप्टाइड मतलब जिसमें ढेर सारे पेप्टाइड लिंकेज आपस में बने हुए हैं। अगर हम एक पॉलीपेप्टाइड चेन ले ले, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ले, यानी कि जिसमें ढेर सारे एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ते चले गए हों और दूसरे में भी पेप्टाइड लिंकेज से ढेर सारे एमिनो एसिड जुड़ते चले गए, 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन अगर एक दूसरे के पैरेलल हों और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो या डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा हो तो उसे हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। बोर्ड पे देखिए क्या लिखा है, कहा गया पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो कहा यह गया कि पॉलीपेप्टाइड चेन चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपस में जुड़ी हो चाहे डाइसल्फाइड से जुड़ी हो तो उसी का नाम हम क्या देते हैं बेटा, ये नाम हम पढ़ेंगे। देखो जरा इधर देखो, हमने ये कहा पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब ये CONH हो गया, फिर ये आगे गया होगा फिर CONH है, फिर आगे गया होगा फिर CONH है, ऐसे जुड़ता चला गया और दूसरी चेन बनेगी फिर वो CONH की बनेगी, फिर CONH की बनेगी, फिर CONH की,
ये आपका आपस में जैसे ये बना, यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक है, फिर ऐसे यहां से ऐसे यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जब यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होगी तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन्स ब्रेक नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइसल्फाइड बॉन्डिंग के थ्रू आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक रहेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन पानी में डिजोल्व नहीं होती है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे केराटिन और मायोसिन। केराटिन एक ऐसी प्रोटीन है जो बालों में पाई जाती है, ठीक है। अगर बाल में हमारे केराटिन है तो पानी में डिजोल्व तो होती नहीं, कैसा नहीं कि पानी डाले और थोड़ी देर बाद बल्ब सब डिजोल्व हो गया, तो ऐसा तो होता नहीं। मायोसिन प्रोटीन कहाँ होती, मसल्स में होती है, ठीक है, यह भी हमारी डिजोल्व नहीं होती, यानी यह वाटर इनसोल्यूबल है। तो आपको याद करना होगा कि फाइब्रस प्रोटीन के अंतर्गत हम मायोसिन और केराटिन दो प्रोटीन एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते हैं। अब हम इसके और आगे चलते हैं तो अगली बात आपसे करते हैं। दूसरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो हमारे सामने है इसको हम पढ़ते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है, इसमें ग्लोब्यूल्स बनते हैं। ग्लोब्यूल्स बनने का मतलब ये हुआ पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्वाइल अराउंड टू गिव ए स्फेरिकल शेप, दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। कहा गया जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, अब ऐसे है और ऐसे, तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक रॉड के अलोंग ऐसे ऐसे क्या होती है, इस घूमी हुई होती, जैसे आप स्पाइरल देखते हो ना जो आप कॉपी पे लिखते हो, वैसे ऐसे ऐसे एक रॉड के अलोंग ये पूरा घूमी रहती है, क्वाइलिंग के रूप में पाई जाती है। कहा गया यह पानी में आसानी से डिजोल्व हो सकती है। इसका एग्जाम्पल इंसुलिन है, यानी इंसुलिन और एल्ब्यूमिन ये दो ऐसी प्रोटीन हैं जो ग्लोबुलर प्रोटीन कहलाती है। इसमें ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ग्लोब्यूल्स का मतलब ये आपस में इस प्रकार से जुड़ी होती हैं और इसे ग्लोब्यूल्स के रूप में हम देख पा रहे हैं। अब बेटा इसके पहला इस स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल विथ ईच अदर, जैसे फाइब्रस में पढ़े हो बस ये ग्लोब्यूल्स में जाती हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, यानी जो इसके ग्लोब्यूल्स होते हैं वो एक्सेस हो जाते हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए कि पॉलीपेप्टाइड चेन के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो एक्सेस हो जाते हैं। इसमें बताया गया कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन दो तरह होती है, एक अल्फा हेलिक्स होती है और एक बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपके सामने दिखाई दिया है ये वाला, ये ऐसे ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे ऐसे घुमा करके, तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। और देखिए CONH के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। CONH के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसके ग्लोब्यूल्स कनेक्टेड होते हैं, यानी जो ग्लोब्यूल्स है वो ब्रेक नहीं होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी तो ग्लोब्यूल्स टूट जाएंगे और प्रोटीन सीधी हो जाएगी और प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है, प्राइमरी का मतलब एक सिंपल चेन में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स पढ़े ना, तो उसमें ग्लोब्यूल्स हैं, तो ग्लोब्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ब्रेक होने पर ग्लोब्यूल्स की ब्रेकिंग या क्लीवेज पाया जाता है। सेकेंडरी के बाद हम टर्शियरी, और इसमें एक बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर है। तो अल्फा हेलिक्स में क्या है, क्वाइलिंग पाई जाएगी, और बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर में वही प्रोटीन एक सीट के फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड से इंटरलिंक होगी, लेकिन सीट लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी, तो उसे हम बीटा प्लीटेड कहते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, अगर हम कहते हैं जो प्रोटीन है उसके अंदर जो क्वाइलिंग है, ग्लोब्यूल्स है, अगर वो ग्लोब्यूल्स सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में और ज्यादा हो जाए, यानी कॉम्प्लेक्स ग्लोब्यूल बन जाए, तो उसे हम टर्शियरी कहते हैं। और क्वाटरनरी जो होती है स्ट्रक्चर, उसमें एक या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को क्वाटरनरी प्रोटीन के नाम से जानते हैं। यहां एग्जाम्पल देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड होती, सेकेंडरी में देखिए ग्लोब्यूल्स बन गए, टर्शियरी में ये ग्लोब्यूल्स बहुत ज्यादा हो गए, और क्वाटरनरी में ढेर सारी प्रोटीन्स के ग्लोब्यूल, ढेर सारे एमिनो एसिड तो कनेक्टेड थे ही, कई तरह के स्ट्रक्चर्स आपस में इंटरलिंक हो जाते हैं, इसलिए इसे हम क्वाटरनरी सब यूनिट्स कह सकते हो जो आपस में लिंक होती है, तो उसे हम क्वाटरनरी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जरा ये समझिएगा। डीनेचुरेशन का मतलब यह है, पहले तो ये जानिए कि प्रोटीन जो होता है वह 3D में है
और नेटिव, यानी कि प्रोटीन का हर एक प्रोटीन का अपना अपना काम है, यानी प्रोटीन का जो फंक्शन है वो एक प्रोटीन का एक ही फंक्शन है, दूसरी प्रोटीन होगी तो उसका कुछ अपना अलग फंक्शन है, यानी हर प्रोटीन की अपना स्ट्रक्चर और अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। जिस प्रोटीन का जैसा स्ट्रक्चर है उसी प्रकार से उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। लेकिन हम कभी कभार क्या करते हैं, इस प्रोटीन के टेम्परेचर में चेंज कर देते हैं, पीएच में चेंज कर देते हैं। अगर देखो बेटा, किसी भी प्रोटीन के आप फिजिकल चेंज करेंगे जैसे टेम्परेचर बदल दें, और केमिकल चेंज जैसे पीएच बदल दें, यानी आप किसी प्रोटीन का फिजिकल चेंज करिए या केमिकल चेंज करिए। फिजिकल चेंज मतलब जैसे टेम्परेचर बदल दें, केमिकल चेंज करने का मतलब पीएच बदल दें, यानी किसी प्रोटीन का टेम्परेचर और पीएच बदल देने पर उस प्रोटीन के हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है और उस प्रोटीन के ग्लोब्यूल्स टूट जाते हैं और वह प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है और अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देती है। उसी को हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के नाम से जानते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कोई नई चीज नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि प्रोटीन के पीएच में बदलाव कर देना और प्रोटीन के टेम्परेचर में बदलाव कर देने से प्रोटीन एमिनो एसिड के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोब्यूल्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और प्रोटीन अगर टर्शियरी प्रोटीन है, क्वाटरनरी है, सेकेंडरी है, तो वो डायरेक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, सीधी सीधी हो जाती है। और सीधी सीधी प्रोटीन हो जाने की वजह से होता क्या है कि प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी खत्म हो जाती है। जैसे टर्शियरी प्रोटीन है तो उसकी अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी ना, वो कॉइलिंग में है, अब आपने उसके कॉइल को खत्म कर दिया तो प्रोटीन फाइब्रस की तरह हो गई, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब सीधी सीधी हो गई, उसमें कॉइलिंग है नहीं, उसी को हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो जब कॉइलिंग खत्म हो गई तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी तो खत्म हो गई, क्योंकि बायोलॉजिकल एक्टिविटी किसी प्रोटीन की उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। आपने उसके स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया। स्ट्रक्चर क्यों खत्म किया? क्योंकि आपने हीट किया, पीएच में चेंज किया तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए, ब्रेक हुए तो उसके ग्लोब्यूल्स टूट गए, ग्लोब्यूल्स टूटे तो प्राइमरी में कन्वर्ट हो गई, सीधी सीधी हो गई। अब जो टर्शियरी अगर प्रोटीन होती तो हमें उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट थी ना, अब तो हमें प्राइमरी की बायोलॉजिकल एक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि वह बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी तो बदल गई। इसीलिए इस पूरे फंक्शन को हम दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसी को हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। यह डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कई बार एग्जाम में आया, यानी आप हमारी बात मान लीजिए 100% श्योर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। यह क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही का बनना, दूध की पीएच बदलती है तभी तो दही बनता है, उसमें भी प्रोटीन चेंज हो जाती है और उसे भी हम डीनेचुरेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। कहा गया कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन। जैसे अंडे उबालते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है। जैसे आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा, जैसे पहले के समय में लोग दाल खाते थे, तो दाल जो पहले खाई जाती थी जो आज खाई जाती, दोनों में अंतर है। लोग कहते हैं दाल गैस बनाती है, गैस सही से नहीं बनाती। आज दाल आप कुकर में खाते हैं, कुकर की दाल गैस क्यों इसलिए बनाती है क्योंकि उसमें क्या है कि आप हाई फ्लेम पर पकाते हैं, तो जो प्रोटीन आपको मिलनी चाहिए वो प्रोटीन तो मिल नहीं। पहली चीज लोग कहते हैं खा तो हम बहुत रहे हैं लेकिन हमारे शरीर में जान नहीं हो रही। जान कहां से होगी? तुम सारी प्रोटीन विटामिन जो भी चीजें हैं उसको जलाकर पहले ही खत्म कर देते हो। आपको यही नहीं पता है कि किसको किस फ्लेम पर पकाना चाहिए। दाल आप पका रहे हो, फुल फ्लेम पर पका रहे हो, जब आप इतना ज्यादा टेम्परेचर उसका कर दोगे तो उसके ग्लोब्यूल्स टूट हो जाएंगे, सारी प्रोटीन की कहानी खत्म हो गई, बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई, तो कहां से मोटाओगे? तो कुल मिलाकर यह समझ में आया कि आपके शरीर में अगर कुछ लग नहीं रहा है तो इसका मतलब आपके पास खाने बनाने के तरीके भी सही नहीं है। इसका मतलब पीएच में बदलाव कर रहे हैं आप, टेम्परेचर में बदलाव कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन डीनेचुरेटेड हो जा रही है और आपके शरीर में जिस प्रकार से वर्क करना चाहिए उस प्रकार से वह प्रोटीन आपके बॉडी में वर्क नहीं कर पा रही है। यही रीजन है कि हमें खाने को खाने से पहले, खाने को बनाने से पहले हमें उसमें पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स और जो भी मिनरल्स हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोटीन टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।
प्रोटीन में जितनी भी बातें बताई, जिस लाइन में जो क्वेश्चन बताया, वो क्वेश्चन उस लाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से इस कार्बोहाइड्रेट से हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, एनसीईआरटी की लाइन से आता। इसीलिए लाइन टू लाइन हमने आपको बताया कि कहां से 2025 में आने वाले हैं क्वेश्चंस। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नए लेक्चर में नए विषय के साथ फिर हम मिलेंगे, जहां पर हम आपसे करने वाले हैं बात एंजाइम और विटामिन के बारे में। यानी अगला हमारा विषय होगा एंजाइम क्या होता है और विटामिन क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग विटामिन के बारे में बातचीत करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, सब समझ में आ गया हो, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें। फिर मिलेंगे कल और बात करेंगे विटामिन पर। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।